हेलो डियर स्टूडेंट्स और अन्य सभी साथियों। आज मैं स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर ही गवर्नेंस यानी अभिशासन के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूं इस चैनल पर। आप लोगों को ये काफी लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। और देखिए, इसमें मैंने सिलेबस लिख रखा है अभिशासन का यानी गवर्नेंस का, जो कि जीएस पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा का पार्ट है। इससे कई क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं, जैसे कि कैबिनेट सचिवालय से रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं, राज्य के मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, एक दो प्रश्न विभाग तथा मंत्रालय से संबंधित आए हुए हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं ये अभिशासन की ही हिस्सा है। इसमें देखिए, टॉपिक्स हमने 3 कॉलम बना रखा है, टेबल के माध्यम से इसको डिस्कस किया है। इसमें क्रम संख्या 1 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में टॉपिक्स लिख रखा है, दूसरे टॉपिक्स को तो दे रखा है सिलेबस में, लेकिन उसमें क्या क्या होगा ये नहीं दे रखा है, इसीलिए हमने उप टॉपिक्स अपनी तरफ से लिख रखा है। जिसमें आप देखिए, टॉपिक्स में अभिशासन के प्रमुख पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस करके है अंग्रेजी में। तो उसमें देखिए उप टॉपिक्स यानी जो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं वो या समझा सकते हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। अभिशासन व सुशासन के बीच अंतर समझना यानी गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के बीच अंतर आपको समझना होगा। उसके साथ साथ उनके जो प्रमुख तत्व हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या फीचर्स हैं, लक्षण हैं, उनको डिस्कस करना होगा, उनका उल्लेख करना होगा। दूसरा पॉइंट उप टॉपिक से संबंधित है, शासन से अभिशासन। देखिए, शासन से अभिशासन की ओर चलना यानी प्रयाण करना। न्यूनतम सरकार, मोदी साहब अक्सर नारा देते रहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी की ये हिंदी है, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन। इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसको टॉपिक को जब मुख्य परीक्षा के दृष्टि से, तो उसमें इसको डिटेल में समझाया जाएगा इसका क्या मतलब होता है। और तीसरा देखिए, अभिशासन यानी गवर्नेंस व प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अंतर आपको समझना होगा, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, वही ब्यूरोक्रेट गवर्नेंस भी करता है, तो इन दोनों के बीच अंतर समझना होगा। अभी हाल में देखिए एक समस्या आई है गंभीर, और वो है माइग्रेंट लेबरर्स की, प्रवासी मजदूरों की समस्या। तो उसमें और अभिशासन के बीच क्या अंतर है, कहाँ गड़बड़ी हुई जिसके वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों को टेलीविजन पर देखने को मिली, और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा सु मोटू अपने तय नोटिस लेकर के, तो इसको भी इसी में डाल दिया गया है। अब आगे देखिए, मानवाधिकार अभिशासन व प्रशासन यानी ह्यूमन राइट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक सब टॉपिक है, उप टॉपिक है, उसको भी इसमें रखा गया है। अब आ जाइए टॉपिक नंबर 2 को देखिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता व जवाबदेहिता दे रखा है। अब इसमें सब टॉपिक्स जैसा हमने बताया, ये टीचर के दिमाग की उपज है, पीछे जो पूछे गए प्रश्न हैं और जो संभावित आने वाले प्रश्न हैं, कहने का तात्पर्य उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या पढ़ना है वो इसमें दिया गया है। अब अकाउंटेबिलिटी देखिए, कार्यपालिका की ही तय होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, आगे टेबल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। एक जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, जो मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्सा होते हैं, वो शीर्ष कार्यपालिका होती है, टॉप एग्जीक्यूटिव होती है, और प्रेसिडेंट उसका हेड होता है, वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है। और किस प्रकार से उस पर विधायिका नियंत्रण रखती है, और विधायिका केवल उसी पर नियंत्रण नहीं रखती बल्कि कानून बनाकर जो मध्यवर्ती और निचली यानी कि जो सुपरवाइजरी और नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, उन पर भी नियंत्रण रखती है। और न्यायपालिका यानी खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब पर नियंत्रण रखते हैं। तो उनकी जवाबदेहिता इस प्रकार से तय होती है और इसी प्रकार से पारदर्शिता बनी रहती है। इसके बाद है प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी बनाने की पहल यानी सतर्कता आयोग, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और स्टेट विजिलेंस कमीशन दोनों ही हैं, राज्य सतर्कता आयोग भी है और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी है, सीवीसी। तो इस संबंध में क्या पहल की गई है और क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में भी आपको डिस्कस किया जाएगा। राइट्स टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसी में केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग आदि के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद देखिए, आजकल काफी बहस चल रही है ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन को लेकर, यानी लोकपाल को लेकर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका नाम राष्ट्रीय लोकपाल करने का सुझाव दिया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में यूपीए सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित करने
का ऐलान किया था। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पे लोकपाल, अभी लोकपाल आपने देखा कि बनाए गए हैं। हालांकि ये बिल 2013 के दिसंबर में पारित हुआ था और 1 जनवरी 2014 को प्रणव दा ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। तो ये उस समय एक्ट तो बन गया था, लेकिन कानून तभी बनता है जब भारत सरकार और राज्य सरकार के असाधारण गजट में इसका प्रकाशन हो। चूंकि भारत सरकार, यहाँ लोकपाल से जो मतलब है वो भारत सरकार से है, उसने गजट में इसका प्रकाशन नहीं किया और ये पूरे मोदी साहब के पहले कार्यकाल के दौरान नहीं हो पाया। इसमें कई आपत्तियां थी एक्चुअली लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर, सर्च कमेटी को लेकर, लेकिन अभी जा करके आपने देखा घोष साहब की अध्यक्षता में लोकपाल का गठन हुआ है और ये पहले लोकपाल हैं भारत के। और इसमें सबसे बड़ी जो आपत्ति अन्ना हजारे की थी वो आपको आगे बताया जाएगा डिटेल में, कि जो सीबीआई का जो स्पेशल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है, जब वो लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करे तो उसमें लोकपाल के अंडर में या काम करे, उसी को रिपोर्ट करे। इसको सरकार ने मान लिया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में। और इस प्रकार से लोकपाल और लोकायुक्त राज्यों में होंगे, हो भी रहे हैं भी कई राज्यों में लोकायुक्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी कार्यप्रणाली बदल जाएगी। तो इसमें नई पहल क्या हुई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोशल ऑडिट, मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन के फलस्वरूप 2006 में राजस्थान की सरकार, उस समय वहां बीजेपी की सरकार थी और इस प्रकार से जो है वहां सामाजिक लेखा परीक्षण को स्वीकार किया गया था। मनरेक्स के अंतर्गत जो काम होते हैं उनमें लेखा परीक्षण के बारे में आपको डिटेल आगे बताया जाएगा। ये भी कार्यपालिका की जवाबदेहिता तय करता है, तो इसके विविध पहलू के बारे में चर्चा की जाएगी। विसिल ब्लोअर जो एक्ट है वो भी पारित किया गया था उसी लोकपाल के साथ ही। तो इसको संरक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि विसिल ब्लोअर को संरक्षण कम दिया गया था, जिससे अगर पता चल गया भाई पोल किसने खोली है, साथ काम करने वाले अगर किसी ने अपने सहकर्मी या अपने साथ काम करने वाले या किसी अन्य के बारे में कोई पोल खोला और अगर वो माफिया है तो उसके जान पर बन आती थी। तो कैसे उसको संरक्षण भी हाल में देने की कोशिश की गई है, तो उसको संरक्षण दिया जाए और गलत भ्रामक तरीके की सूचना न दे विसिल ब्लोअर, इसलिए उसको भी दंडित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिसके बारे में वो बताएगा कि भाई ये आदमी गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसकी जांच कैसे की जाए गोपनीय तरीके से, उसमें जो सतर्कता आयोग है उनकी क्या भूमिका हो, उसमें विभागों की क्या भूमिका हो, विभागाध्यक्ष की क्या भूमिका हो, इसको तय किया गया है। तो इसके संबंध में भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपको डिस्कस किया जाएगा। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से को लेकर के, भ्रष्टाचार जो भारत में पनप रहा है उसको लेकर के। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये किन किन मानक पर भ्रष्टाचार के रैंकिंग तय करती है, कौन देश कितना भ्रष्ट है, इसकी एक रैंकिंग बनाती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब जन भागीदारी के माध्यम से, जैसे पंचायत वगैरह के माध्यम से जन भागीदारी को ही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, तो जन भागीदारी के माध्यम से प्रशासन को कैसे लचीला, जनोन्मुख, जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाए, इस संबंध में भी आपसे विधिवत चर्चा की जाएगी। इसके बाद का टॉपिक आप देखिए, इसके बाद का टॉपिक है ई गवर्नेंस। ये वास्तव में वही पहले जो हम लोगों ने बात की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी से जुड़ा हुआ है। मई 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय ई गवर्नेंस परियोजना को स्वीकार किया गया था। अब इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन या लिमिट्स और पोटेंशियल यानी संभावनाएं, ये तो आपको सजेस्ट किया हुआ है टॉपिक्स में, लेकिन इसमें क्या क्या होगा वो इधर उप टॉपिक्स में लिखा गया है। भारत में वर्ष 2006 से की गई पहल, वर्तमान स्थिति, इसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस और इसके द्वारा लाया गया सुधार जो रिफॉर्म्स है वो क्या है, और ई गवर्नेंस क्या कितना लाभप्रद हो रहा है आम आदमी के जीवन में। हम घर बैठे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लेते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम कर लेते हैं। हम अब तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने लगे हैं, पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करने लगे हैं। तो घर बैठे एक तरह से सरकार हमारे दरवाजे पहुंचने लगी है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अतः जब हम लोग पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि भाई जो इसकी सीमाएं हैं उसको और बेहतर कैसे किया जाए, उनको बाधा जो है उसको दूर कैसे की जाए, और जो संभावनाएं हैं उनको और पक्ष में अपने कैसे लाया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके बाद देखिए चौथा टॉपिक है नागरिक चार्टर का। आप सभी लोगों को पता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने 1991 में पहली बार सिटीजन चार्टर की बात की थी।
तो इसका अर्थ क्या होता है? सिटीजन चार्टर नागरिकों को कैसे एम्पावर करता है कि वो विभिन्न सरकारी विभागों से एक निश्चित समय के भीतर सेवाएं कैसे प्राप्त करें। इसमें विश्व परिदृश्य भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस यानी प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत जो विभाग है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली 1996 से नागरिक चार्टर को लेकर के यही काम कर रहा है। आप जाते होंगे सरकारी दफ्तरों में तो कई जगह आप देखते होंगे, या अशोका होटल वगैरह के जो चेन है सरकारी होटलों के, वहां में आई हेल्प यू डेस्क पर लिख कर रखा रहता है। ये वास्तव में इसी सिटीजन चार्टर का ही हिस्सा है। तो इसमें DARPG की क्या भूमिका है और जो कार्मिक व लोक शिकायत विभाग है उसकी क्या भूमिका है। कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन, एक्चुअली ये ऐसे है पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन या पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस डिपार्टमेंट, ये तो मिनिस्ट्री एक्चुअली है। इसके अंतर्गत कई विभाग हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है। तो ये अंततः DARPG भी एक्चुअली इसी के अंतर्गत आती है। और नागरिक चार्टर के संबंध में इसकी क्या भूमिका है ये भी हम लोग देखेंगे। राज्यों में क्या स्थिति है इसको भी हम लोग देखेंगे। कई राज्यों ने सिटीजन चार्टर लागू करने की घोषणा की है, लेकिन उसमें वो कहां तक सफल हुए हैं, कहां तक पहुंचे हैं, क्या नौकरशाही की जो जकड़ है वो अभी भी बनी हुई है और सरकारें उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब ये देखिए, इसी से संबंधित आगे का टॉपिक जो आखिरी टॉपिक है गवर्नेंस का, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। आप जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते हैं। मंत्री तो आते जाते रहते हैं, चूंकि उसमें मंत्री परिषदीय उत्तरदायित्व जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है निचले सदन के प्रति, चाहे वो संघीय विधानमंडल में हो लोकसभा के प्रति या राज्य विधानमंडल में विधानसभा के प्रति हो, तो वो तो जैसे उनका बहुमत गया वो चले जाएंगे या चुनाव हार गए तो चले जाएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो निरंतरता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, उसको बनाए रखने के लिए और चेंज को मैनेज करने के लिए, यानी जो बदलाव है परिवर्तन है उसको मैनेज करने के लिए अस्थायी रूप से बनी रहती है। लेकिन लोकतंत्र में इनकी भूमिका क्या हो रही है, कैसे बदल रही है, कैसे भारतीय संदर्भ में हम इनको समझ सकते हैं, सामाजिक व प्रशासनिक उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक्चुअली रही तो नहीं है, क्योंकि ये सीधे दखल देते रहे, मानो जैसे कि ये मालिक हो, माई बाप का कल्चर रहा अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ। और अब जब विकेंद्रीकरण हुआ है, पंचायतों को सशक्त बनाया जा रहा है, नगर पालिकाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनकी भूमिका क्या होगी। और आगे है संकट प्रबंधन व लोक सेवा, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे अभी मान लीजिए उम्फान आप चक्रवात आया था, या इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवक जो हैं किस प्रकार से इन चीजों का प्रबंध करेंगे या करते हैं, इनके बारे में हम लोग खास करके IPS जो अधिकारी होते हैं, जो कि ग्राउंड पे जैसे NDRF वगैरह में सीधे वही भाग लेते हैं, डायरेक्टर जनरल वगैरह तो वही होते हैं। उसके अलावा जो IAS अधिकारी होते हैं पॉलिसी मेकिंग में और सुपरविजन में, उनका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ जन सहभागिता, खास करके विकास कार्यों में, दूसरे शब्दों में डेवलपमेंट में आजकल पीपल्स पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल, तृणमूल स्तर यानी गांव के स्तर पर हो रहा है। लोग खुद ही सामाजिक वानिकी है, सामुदायिक वानिकी है, स्वास्थ्य प्रबंधन है, शिक्षा प्रबंधन है, उसको देखने, चूंकि लोग अपने कई चीजों को मैनेज करते आए हैं, तो हम लोग उनसे वो जो क्षमता है, जो मेरिट है, कैसे ले सकते हैं। तो गांव में पंचायत भवन बने, कि कुआं खुदे, कि सड़कें पक्की हो, या वो वहां जो है खड़ंजा बिछे, या उसके किनारे नालियां बने, ये सब काम लोग खुद तय करें। और लोक सेवक इसमें केवल उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ये भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। जन सहभागिता के इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, किस प्रकार से जन सहभागिता चीजों को बदल रही है, कुछ केस स्टडी वगैरह को भी हम लोग देखेंगे। और नौकरशाही इसमें किस प्रकार की भूमिका निभा रही है और कैसे उसको भूमिका निभानी चाहिए। अतः ये सिलेबस है जिसको हमने डिस्कस किया, एक छोटा सिलेबस है, और इसमें ज्यादा प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए आते हैं, मुख्य परीक्षा में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कम प्रश्न आते हैं, लेकिन आते हैं, और इसलिए इनको जानना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। फिर हम लोग आगे इन पर डिस्कस करेंगे।